जी, हम सभी लोग लाइव हैं यहाँ। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समाज विज्ञान विश्वविद्यालय 75वें आजादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसका आज दूसरा व्याख्यान है। यदि माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। जी जरूर, शुरू करिए। धन्यवाद मैम। आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू इंदौर और हेरिटेज सोसाइटी पटना दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 1 वर्षीय साप्ताहिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिस श्रृंखला के अंतर्गत हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को न केवल याद करेंगे बल्कि उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को भी संकलित करके समाज के मध्य में प्रकाशित करेंगे। इस श्रृंखला में आज द्वितीय व्याख्यान है, जिसकी परिचय भाषण के लिए मैं हेरिटेज सोसाइटी पटना के महानिदेशक डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस विषय का विषय प्रवेश कर सकें। आदरणीय द्विवेदी जी। जी धन्यवाद डॉक्टर अजय दुबे साहब। आज के इस कार्यक्रम में, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हेरिटेज सोसाइटी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज महू ब्राउज के द्वारा एक लंबे समय तक लगभग एक वर्ष तक हम लोग अलग अलग विषयों के ऊपर प्रत्येक बुधवार को व्याख्यान कड़ी में जुड़ेंगे और इसमें देश में केस के अलग अलग विद्वान हम लोगों के साथ प्रत्येक बुधवार को दोपहर 12 बजे हम लोगों से जुड़ते हैं। हम सभी लोग उनको आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में आज के विषय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नवीन परिप्रेक्ष्य और ग्रामीण बिहार प्रतिबिंब विषय पर बात करने के लिए हम लोगों के साथ डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब जुड़े हुए हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब आजकल वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के सेंटर ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज एंड हिस्टोरिकल स्टडीज़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं और वहाँ उस पद पर कार्य करते हुए और अपने शोध के दरमियान भी उन्होंने अनेकों कार्य किया है। उनका शोध, उनका पीएचडी पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने किया है और पीएचडी के बाद लंबे समय तक अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहे और लगातार काम करते रहे। उनके शोध पत्र अनेकों अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और नेशनल जर्नल में छप चुका है और काफ़ी विद्यार्थी उनसे शोध हेतु हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। और इस विषय पर आज बहुत विस्तार से, जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में आज़ादी की अमृत महोत्सव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान पर पूरा भारत के अलग अलग संस्थान अपने अलग अलग तरीकों से इस उत्सव को मना रहा है और हम लोगों की इच्छा है कि अधिक से अधिक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो। एकेडमिशियन लोग तो हमेशा जुड़ते ही रहते हैं इस तरह के आयोजन में, लेकिन हम जन जन तक, घर घर तक इस उत्सव को लेके जाएं, तभी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के जो हीरो लोग रहे हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब जुड़े हैं। आप सभी दर्शकों से यह हमारा निवेदन रहेगा कि जो दर्शक जहां से फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, जहां से जुड़ रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा हम दोनों संस्थानों का कि आप अधिक से अधिक साझा करें, इस सेशन को अधिक से अधिक एक दूसरे से शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें कि ताकि हम अपनी मुहिम को जन जन तक पहुंचा सकें। तो आज मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बातों को विराम देता हूं और अजय दुबे साहब को निवेदन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता और स्वागत उद्बोधन हेतु विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आस्था शुक्ला मैम से निवेदन करता हूं कि वो स्वागत उद्बोधन दे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय महोदया। नमस्कार डॉक्टर झा। हमारे ये दोनों संस्थाएं डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू और हेरिटेज सोसाइटी पटना, इन दोनों ने ये सुनिश्चित किया कि जिस तरीके से UGC की अपेक्षा है, भारत सरकार की अपेक्षा है, हमारी महामहिम की अपेक्षा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें। तो चूंकि दोनों संस्थाओं के समविचार थे, एक वैचारिक धरातल है, तो हम लोगों ने संयुक्त ये कार्यवाही, ये प्रोग्राम साथ करने की तैयारी की और न केवल कार्यक्रम बल्कि इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट और इसकी संपादित पुस्तकें भी लाने के लिए विचार किया। इस कार्यक्रम को करने के पीछे हम सब की मंशा ये है कि हमारा युवा पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी आज़ादी के मायने को बहुत गहराई से और अधिक समझ सके। सहजता से आज़ादी नहीं मिली है। कितने लोगों का वैचारिक, कितने लोगों का शारीरिक और कितने लोगों का मानसिक बलिदान इसमें शामिल है। कितनी रणनीतियां बनाई गई। आज जब पूरे वैश्विक परिदृश्य में कोरोना महामारी के दौरान हम लोग पुनः परिवार की ओर लौटे हैं, पुनः बहुत सारी स्वास्थ्य और समाज की जिम्मेदारियों के साथ ज़्यादा प्राथमिकता से जुड़े हैं, हम सबको स्मरण करना चाहिए कि हमारे इन सारे आज़ादी के रणबांकुरों ने अपने परिवार से ऊपर राष्ट्र परिवार की चिंता की थी, राष्ट्र प्रेम की चिंता की थी और उन्होंने अपने घर को बड़ी सहजता से छोड़ा। आज हम माता पिता जिस तरीके से फिक्रमंद होते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, उन बच्चों को उन माता पिता ने बहुत सहजता से राष्ट्र के लिए कुर्बान किया, उन्हें इसकी आज़ादी दी और एकदम से किसी में राष्ट्र प्रेम नहीं पनपता जब तक कि उसके पारिवारिक संस्कार इस सुदृढ़ता से न पनपते हो। तो जो हमें आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान था। कुछ लोगों का दस्तावेजीकरण इतिहास में स्पष्ट है, कुछ का स्पष्ट नहीं है। जैसे पिछली बार हम हिमांशु चतुर्वेदी से सुन रहे थे, तो जो चौरी चौरा का पुनरावलोकन हम लोगों ने जाना और समझा, उतनी गहराई से नहीं जानते थे। और निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें हमारे शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। भावी पीढ़ी जब आज 75वां साल, कभी 100 वर्ष मना रही होगी, कभी 150 वर्ष मना रही होगी, तो यही जो हम लोगों के व्याख्यान हैं, उनका जो दस्तावेजीकरण है, वो उनके लिए संदर्भ ग्रंथों का काम करेगा। और मुझे लगता है इस सारे संदर्भ ग्रंथों में एक ईंट का पत्थर हमारा भी होना चाहिए। इसी निष्ठा, इसी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ हम लोग ये कार्यक्रम, हम दोनों संस्थाएं कर रहे हैं, जिसके लिए डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी ने बड़े ही सकारात्मक सहयोग के साथ अपनी भूमिका को प्रस्तुत किया है। आपका हम दोनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय महोदया, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम की गौरवमयी उपस्थिति आपके लिए धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को सीधे आगे ले जाते हुए आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, आदरणीय डॉक्टर सुधांशु कुमार झा जी, विभागाध्यक्ष ऐतिहासिक अध्ययन और पुरातत्व विभाग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, से मैं सीधा आग्रह करता हूं कि वो अपने विशिष्ट व्याख्यान को संपादित करने की कृपा करें। श्री डॉक्टर सुधांशु कुमार जी। माननीय कुलपति महोदया, बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, माननीय डायरेक्टर जनरल हेरिटेज सोसाइटी पटना डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी, अकादमिक समन्वयक इस समिति की ओर से
भाई डॉक्टर अजय दुबे जी, विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण, शिक्षकगण, छात्र, हेरिटेज सोसाइटी से जुड़े तमाम अधिकारीगण और आज इस आभासी मंच से जुड़े हमारे सभी भाई बंधु, सभी मित्रगण, मैं सबको भगवान विष्णु और महात्मा बुद्ध की इस पवित्र धरती गया से सबको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज का यह अवसर व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, बहुत ही विशेष अवसर है और इसके दो सहज कारण हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार हेरिटेज सोसाइटी के संयुक्त मंच पर आज मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। दोनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुविध मानवीय और सामाजिक आदर्शों को लक्षित करते हुए अपनी एक व्यापक भूमिका के साथ निरंतर अग्रसर है। जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय बाबा साहेब के समता के आदर्श पर आधारित नवीन सामाजिक और आर्थिक संरचना के निर्माण के पवित्र उद्देश्य से शिक्षा के माध्यम से एक नवीन सामाजिक चेतना के प्रस्फुटन और विकास के लिए समर्पित है और यशस्वी मैडम कुलपति के नेतृत्व में निरंतर अग्रसर है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार हेरिटेज सोसाइटी इतिहास और पुरातत्व के विषय में अपनी सम्यक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इतिहास और पुरातत्व विषय के शायद ही कोई पक्ष हो जहां हेरिटेज सोसाइटी की उपस्थिति, सक्रिय अकादमिक उपस्थिति नहीं देखी जा रही हो। बड़ी संख्या में युवाओं को इस संस्था ने मोटिवेट किया है। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश को जोड़ने की एक कोशिश की है, एक ललक पैदा किया है, विषय के साथ एक आकर्षण पैदा किया है, शोध के साथ एक आकर्षण पैदा किया है। ऐसे में ज्ञान और संस्कार के वाहक इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के संयुक्त मंच पर यदि मुझे उपस्थित होने का आज अवसर मिला है तो निस्संदेह यह मेरे लिए विशेष अवसर है, मेरे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। और दूसरा कारण, आजादी के 75वें वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बात करना, राष्ट्रीय नायकों के बारे में बात करना, उनके योगदानों के बारे में बात करना, यह किसी के लिए एक विशेष अवसर हो सकता है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन तो किसी के लिए आकर्षण का विषय है, रुचिकर विषय है। आम आदमी भी बड़ी निष्ठा से इस विषय पर बातचीत करते हैं। इतिहास से जुड़े लोगों के लिए तो मैं कहता हूं कि यह एक कंपल्सिव लव की तरह है, एक निष्काम प्रेम की तरह है। अपने आजादी के बारे में बात करना, अपने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करना, अपने शहीदों को स्मरण करना, अपने शहीदों को नमन करना, यह इतिहास से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक गौरव का क्षण होता है। ऐसे में इस महान मंच के द्वारा उपस्थित अवसर पर, आजादी के अमृत महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करना, शहीदों को स्मरण करना, उन महान सपूतों को याद करना,
किसी के लिए भी अविस्मरणीय अवसर हो सकता है, अविस्मरणीय पल हो सकता है, और जाहिर तौर पर यह मेरे लिए भी है। इसलिए मैं दोनों संस्थाओं के संयुक्त आयोजन समिति को अपनी ओर से कृतज्ञता अर्पित करता हूं, मैडम कुलपति की ओर अपना आभार प्रकट करता हूं। हम सभी को यह ज्ञात है कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया भर में बेमिसाल रहा है, अनपैरेलल्ड। दुनिया भर में एक अद्वितीय स्थान रखता है, अतुलनीय स्थान रखता है, खास करके विपुल जन सहभागिता के दृष्टिकोण से। जिस रूप में यह मास मूवमेंट हुआ, जिस रूप में एक कोलोसल पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस एट द ग्रास रूट लेवल, वह दुनिया भर में अनोखा है, दुनिया भर में वह बेमिसाल है। इस पे आम सहमति है, इस पर किसी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं। यह भी माना जाता है, मोटे तौर पर इतिहासकारों के बीच एक आपसी सहमति है, एक समझ है कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मोटे तौर पर अहिंसक रहा, नॉन वायलेंट रहा। खास करके जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर आई और सत्य और अहिंसा के उनके नारों के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली, राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, तो सचमुच अहिंसा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन थोड़ा सा यदि और गहराई से विश्लेषण किया जाए तो इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह अहिंसा सिर्फ भारतीयों के दृष्टिकोण से रही, भारतीयों के सहभागिता के स्वरूप के दृष्टिकोण से निश्चित ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अहिंसक रहा। लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि इस पूरे अवधि में हिंसा हुई ही नहीं। प्रतिपक्ष ने, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत ने, हिंसा और अपनी ताकत का राष्ट्रीय आंदोलन के हर मोड़ पर, राष्ट्रीय आंदोलन के हर अवसर पर उन्होंने दुरुपयोग किया, निर्लज्जता पूर्वक दुरुपयोग किया, इसमें कोई संदेह नहीं। निहत्थों पर गोलियां चलाई गई, निहत्थों पर लाठियां बरसाई गई। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, नमक आंदोलन के संदर्भ में जब सत्याग्रही आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इमाम साहब जो उनके फॉलोअर थे उन पर लाठियां चली, सरोजनी नायडू पर लाठियां चली, और फिर असंख्य निहत्थे लोगों पर जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, हिंसा की कोई योजना नहीं थी, हिंसा के कोई ऐसे एक्शन नहीं हुए थे इनकी तरफ से। ये विशुद्ध गांधीवादी सत्याग्रही थे, लेकिन बेरहमी से लाठियां चलाई गई। और ऐसी घटना हुई कि खुद पश्चिम का ही एक पत्रकार उसे कहना पड़ा कि पूर्व की नैतिकता के सामने पश्चिम कैसे आगे टिका रहेगा। यह देखने वाली बात हुई। तो इस प्रकार से हिंसा की गई। इसलिए मैं जब कहता हूं राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप के बारे में, तो मैं कहता हूं कि प्रतिपक्ष के हिंसा की तुलना में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, प्रतिपक्ष के हिंसा के जवाब में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अहिंसक रहा। इस पूरे अवधि में हिंसा हुई, लेकिन असंख्य भारतीयों ने, अनगिनत भारतीयों ने भारत के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, समाज के हर वर्ग में ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ताकत और अंग्रेजी हिंसा की परवाह किए बिना
भारत माता के जयघोष के साथ अपने प्राणोत्सर्ग किए, अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने जीवन के त्याग से वो पीछे नहीं हटे। बेशक वो अहिंसक थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह एक गैर बराबरी की लड़ाई है और इस पर हमारे ऊपर हिंसा का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण उनके सामने मौजूद थे, लेकिन वो डरे नहीं, वो डटे रहे। पटना में सचिवालय गोलीकांड में जब एक छात्र घायल हुआ और वह पीएमसीएच पहुंचा इलाज के लिए, तो डॉक्टर से उसने यह नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक कब हो जाऊंगा। डॉक्टर से उस वीर बालक ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे पीठ पर तो गोली नहीं लगी है ना, नहीं तो कलंकित हो जाएगा। भारत माता के बच्चे पर पीठ पर गोली नहीं लगनी चाहिए। ऐसे लोगों पर अत्याचार किया गया, हिंसा की गई। अब सवाल उठता है कि उनकी इस भावना, उनकी इस चेतना, जिसमें कि उन्हें पता है कि यह एक गैर बराबरी की लड़ाई है, हम भले अहिंसक हों, हमारा प्रतिपक्ष अहिंसक नहीं है, वह हिंसा का प्रयोग करेगा, जाहिर तौर पर करेगा, उसमें हमारी जानें भी जा सकती है, फिर भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं, फिर भी ये डटे हुए हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या इनके मोटिवेशन का पक्ष हो सकता है? क्यों ये इस प्रकार से मोटिवेटेड हुए? क्या इसका कारण सिर्फ ये हो सकता है कि एक नेतृत्व ने उन्हें आवाज दी और वो प्राणों की बाजी लगाने के लिए सामने आ गए? क्या वो राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा से भी परिचित थे? क्या उन्होंने रूसो को पढ़ा था? क्या उन्होंने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा था? क्या उन्होंने लास्की को पढ़ा था? बेंथम को पढ़ा था? नहीं ना। आखिर ऐसे लोगों के पीछे जान देने तक की भावना यदि आ रही है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। और मैं अपनी समझ में तो यही जानता हूं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, वो ये कि इनके मन में सिर्फ एक सपना था, जो पारंपरिक देशभक्ति है, अपनी मातृभूमि के प्रति जो निष्ठा है, अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, निष्कपट प्रेम है, प्रतिबद्धता है, उसको लेकर के इनके मन में एक सपना है और वह सपना है भारत माता की आजादी। और इस सपना को प्राप्त करने के लिए, इस सपना को अचीव करने के लिए, इस सपना को फ्रूटिफाई करने के लिए इनके अंदर जो व्यग्रता है, इनके अंदर जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, जो उत्कंठा है, जो ऐसी जो भावना है, ये ही वजह है जिसके कारण इनका शौर्य, इनका पराक्रम सामने आया। और ऐसा शौर्य और ऐसा पराक्रम सामने आया जो इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देने को भी तुच्छ समझा, नगण्य समझा और किंचित समझा। प्राणों की आहुति भी उस निष्ठा के सामने, देशभक्ति की उस निष्ठा के सामने, देशभक्ति की उस परंपरा के सामने, देश के प्रति उस निष्काम प्रेम के सामने कुछ भी नहीं था। यही तो कारण हो सकता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, बड़ी संख्या में उदाहरण मिलते हैं जिसमें आम लोगों ने देश के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को अपना सर्वस्व त्याग कर प्रकट किया, यहां तक कि अपना जीवन भी उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन यह एक चिंतनीय विषय है।
यह सोचने का विषय है, खासकर इतिहास के छात्रों के लिए, अकादमिक रूप से जो इतिहास के विषय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, कि इतिहास लेखन में, जैसा अभी कुछ देर पहले ही मैडम कुलपति जी ने विचार अपने रखे कि कुछ लोगों का तो दस्तावेजीकरण हुआ है उनके योगदानों का, असंख्य लोग तो अनाम है, असंख्य लोग तो गुमनाम है। ऐसे आम लोगों के सर्वोत्कृष्ट बलिदान और त्याग को वह समुचित स्थान नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, जिसके वो हकदार हैं, जो अपेक्षित है। भारतीय इतिहास लेखन में समय के साथ विभिन्न धाराओं का उदय हुआ, उनका विकास हुआ, लेखन में मैच्योरिटी आई। उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। सभी धाराओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आंदोलन को देखा, समझा, उसे विश्लेषित किया, उसका सैद्धांतिकरण करने की कोशिश की। लेकिन कुछ धाराओं में तो राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ कुछ नेताओं की जीवनी तक सीमित करके रख दिया गया। मैं पुनः कहता हूं, विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि इन महान नेताओं के योगदान को कम नहीं किया जा सकता है, उसकी तुलना नहीं हो रही है, उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। उनके देश प्रेम पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वे हमारे महान नेता रहे। लेकिन यदि सिर्फ नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाए, समझा जाए, तो यह राष्ट्रीय आंदोलन का मात्र एक पक्ष होगा, एक छोटा सा पक्ष होगा। हमें आम लोगों के त्याग और बलिदान को देश प्रेम के भावनात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। देशभक्ति की प्रेरणा और मातृभूमि के प्रति निष्काम प्रेम इतिहास लेखन की बौद्धिकता और विभिन्न सैद्धांतिक सरोकारों के बीच दब सा गया है, उसे आगे लाने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के वास्तविक पक्ष को यदि देखना है तो हमें गांवों की ओर जाना होगा, हमें आम लोगों की ओर जाना होगा। अभिलेखागार के सरकारी दृष्टिकोण से पुलिस फाइल से बाहर निकलकर एक गांव की दुनिया को, ग्रामीण समाज की दुनिया की ओर हमें रुख करना होगा। यदि हमें अभिजात वर्गीय दृष्टिकोण से बाहर निकलना है और राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ लोगों तक सीमित होने से बचाए रखना है, हमें सिद्धांत नहीं उस भाव को पकड़ना है जिसके वशीभूत आम लोगों ने सहजता से इस महान आंदोलन में अपना सर्वस्व त्याग करने की तत्परता दिखाई, और ऐसे उदाहरण देश भर में भरे पड़े। जब बात ग्रामीण समाज की होती है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत में उपनिवेशवादी सत्ता आरंभ हो रही थी, साम्राज्यवाद अपनी जड़ें जमाना आरंभ कर चुकी थी, उस समय भी ऐसा नहीं था कि उनका कोई उनके रास्ते में कोई अवरोध खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें चैलेंज नहीं किया गया, अनचैलेंज्ड वो रह गए। उनका रास्ता इतना आसान भी नहीं रहा। प्रारंभिक चरण में भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के उदाहरण मिलते हैं, उनको चुनौती दी गई, और यह चुनौती ग्रामीण समाज से आई, यह चुनौती भारतीय किसानों से आई, यह चुनौती भारतीय आदिवासियों से आई। इन्हें बेशक राष्ट्रवाद की समझ नहीं थी, इन्हें बेशक उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी,
लेकिन जब उन्हें अपनी जमीन पर, जब उन्हें अपनी जंगलों पर, जब उन्हें अपनी संस्कृति पर, जब उन्हें अपनी स्वायत्तता पर औपनिवेशिक नीति के परिणाम स्वरूप खतरा उत्पन्न हुआ, महसूस हुआ, तो उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने विरोध किया, और ये जानते हुए भी कि ये गैर बराबरी की लड़ाई है, जहां तक हिंसा का सवाल है, वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई। जंगलों और पहाड़ियों में फैले अपने वतन के लिए वो लड़े, अपने समूह के सदस्यों के लिए वो लड़े। वही उनके राष्ट्र की अवधारणा थी, वही उनके देश की अवधारणा थी। बेशक आज हमारी चेतना परिष्कृत हुई है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में निश्चित तौर पर जो राष्ट्र की संकल्पना है वह व्यापक हुई है। हम एक समूह से बाहर निकले हैं, एक प्लूरलिज्म का भाव आया है, हमारे देश की संकल्पना भी व्यापक हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आज की संकल्पना को या अपनी संकल्पना को उनकी चेतना पर थोप कर उनके योगदान को हम विस्मृत कर दें, या उनके योगदान को हम राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे से बाहर कर दें। वो भी जिस क्षेत्र के लिए लड़े वह भी भारत का हिस्सा था, वो जिन लोगों के लिए लड़े वह भी भारत राष्ट्र का हिस्सा था। इसलिए हम ऐसे आंदोलनों को किसी सैद्धांतिक बहस में ला करके, किसी बौद्धिक बहस में ला करके उनके आंदोलनों को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनके आंदोलन के महत्व को हम कम नहीं कर सकते। बेशक वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधा रहे, वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा है। ये चुनौती ग्रामीण समाज से ही मिली, ये याद रखने की जरूरत है। पढ़े लिखे समाज में, शहरी वर्ग में तो वह कसमकस ही चल रहा था। राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद को समझने का द्वंद्व ही चल रहा था। लेकिन ग्रामीण समाज ने अपना काम किया, ग्रामीण समाज ने प्रतिरोध का बिगुल फूंक दिया। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन संगठित तौर पर आरंभ हुआ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी के प्रारंभ में, बड़े बड़े नेता आए, संगठन बना, तो भी यह ग्रामीण समाज पीछे नहीं रहा। हर मोड़ पर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। हमें राष्ट्रीय आंदोलन को सत्यता, वास्तविकता, संपूर्णता और वस्तुनिष्ठता के और करीब यदि लाना है और उसे नजदीक लाना है, तो हमें ग्रामीण समाज की ओर जाना ही होगा। नहीं तो जन आंदोलन से जन लगातार गायब होते जाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन महज कुछ नेताओं की उपलब्धि, राष्ट्रीय आंदोलन महज कुछ वार्ताओं, कुछ निगोशिएशन, कुछ लेन देन, कुछ प्रतियोगिता, कुछ राजनीति इत्यादि के संदर्भ में ही याद रहेगा। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो इसी बिहार की धरती पर चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण के किसानों ने किया, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में किया। गांधी को इसी धरती पर किसानों के बीच ही, गांवों में ही अपने सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग का अवसर मिला, सफलता मिली। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को यह सहमति देनी पड़ी कि हम जो नाजायज टैक्स या अबवाब आपसे वसूल किए हैं, भारतीय किसानों से वसूल किए हैं, उसका 25% भाग हम वापस करेंगे। यह पहली बार हुआ, सत्याग्रह को एक सफलता मिली। आलोचना भी हुई कि गांधी 25% के साथ संतुष्ट क्यों हो गए। गांधी को तो 100% रिटर्निंग के लिए तैयार होना चाहिए था। लेकिन इसका जवाब बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में दिया है
कि जिस चंपारण सत्याग्रह में 25% अंग्रेजों ने हमें वापस किया, वही 15 अगस्त 1947 को 100% हमको वापस किया उसने। चंपारण से जो शुरुआत हुई 25% के साथ 15 अगस्त 1947 को वही 100% रिटर्निंग हमें मिला, आजादी के रूप में, अपनी संप्रभुता के रूप में। तो ये ग्रामीण समाज की ही ताकत थी। गांधी गांवों में लड़े, गांवों में गए, किसानों के बीच थे गांधी। इसलिए ग्रामीण समाज की ओर हमें जाना ही होगा, आम लोगों की ओर हमें जाना ही होगा। मैं इस संदर्भ में विशेष रूप से बिहार ग्रामीण समाज की एक घटना विशेष का उल्लेख करना चाहूंगा। अभी इस विषय पर बात करने की प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में अपने मन के कार्यक्रम के दौरान इस घटना के उल्लेख से मिली है। इस घटना का उन्होंने उल्लेख किया था। मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा और उसके बहाने मैं राष्ट्रीय आंदोलन के जो पक्ष हैं उस पर अपनी बात रखूंगा। बात बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की है। अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह ने पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल दिया, उसके पूरे ग्रामर को बदल करके रख दिया और राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, बदल गया और उसके बाद से फिर इसके तेवर ही अलग हो गए। असहयोग आंदोलन के बाद, एक लंबे गैप के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। उसकी शुरुआत साइमन कमीशन की घोषणा के साथ ही लगभग शुरू हो गई थी। उसकी छटपटाहट जो थी, उसकी तैयारी जो थी, साइमन जब आए तो लोगों ने विरोध किया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इस आधार पर विरोध किया गया कि भारतीयों को अपने संविधान बनाने का हक है और भारतीय सक्षम है, वो अपना संविधान बना लेंगे, हमें अंग्रेजी कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। और साइमन का पूरे देश में विरोध हुआ, बिहार में भी विरोध बड़े पैमाने पर हुआ। राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व कर रहे थे, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ, ऐसे ऐसे स्लोगन्स चल रहे थे। और उसी बीच में चुनौती मिली, बर्कनहेड की चुनौती मिली कि ठीक है, यदि आप सक्षम हैं तो आप अपना संविधान बना लीजिए, मैं भी देखूं। नेहरू रिपोर्ट के रूप में वह संविधान भी सामने आया और उसमें भारत के लिए लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस की बात को स्वीकार किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का युवा वर्ग था, जूनियर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो युवा नेतृत्व था भारत का, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया कि नहीं, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं मंजूर होगा, कुछ हम नहीं लेंगे। फिर एक सहमति बनी कि ठीक है, 1 साल तक इंतजार हम लोग करते हैं और यदि इस बीच में अंग्रेजों के तरफ से डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमें नहीं मिलता है तो फिर हम स्वतंत्र हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें। तो होना तो वही था, 1 साल के अंदर कोई जूं तक नहीं रहेगा अंग्रेजी हुकूमत के कानों पर। और फिर वह सुनहरा पल आया जब रावी के तट पर लाहौर के अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को स्वीकार किया गया। और इसे प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए फिर से एक जन आंदोलन की रणनीति बनी, जो गांधी ने 6 अप्रैल से दांडी यात्रा प्रारंभ करके शुरू किया। पूरे देश में यह आंदोलन फैला। कुछ दिनों के बाद, जैसा कि सबको पता है कि फिर गांधी इरविन समझौता होता है और उसमें यह स्वीकार किया जाता है कि जो राजनीतिक गिरफ्तारियां हैं उनको मुक्त किया जाएगा,
उन्हें रिहा किया जाएगा। जो आर्थिक दंड वसूल किए गए हैं वो तो ठीक है, जो वसूल नहीं किए गए हैं उससे छूट दी जाएगी, जब्ती जमीन की वापसी हो जाएगी, नमक बनाने का अधिकार सबको मिलेगा। और एक प्रकार से कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, सस्पेंड किया और अपनी सहमति दी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की। ये जो दिल्ली समझौता हुआ, इसके प्रति सरकार ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। जिस दिन से यह समझौता हुआ उसी दिन से इस समझौता का उल्लंघन भी होना प्रारंभ हो गया था। सरकार ने इसका उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। सभी नेताओं की यह राय थी कि सरकार सच्चे मन से समझौता का पालन नहीं कर रही है। गांधी फिर एक बार नए वायसराय वेलिंगटन से मिले, अगस्त में मिले। वेलिंगटन ने उन्हें वादा दिया कि नहीं, सरकार गंभीर है, उस समझौता के प्रति गंभीरता से सरकार अपना फर्ज अदा करेगी। और फिर इस आश्वासन के बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 1931 में वह लंदन रवाना हो जाते हैं। वहां भारतीय संवैधानिक समस्या पर विचार किया जाना है और सबको पता है कि वहां ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई। भारतीय संवैधानिक समस्या के समाधान को लेकर के आपसी सहमति नहीं बन पाई और गांधी वहां से बिना कुछ प्राप्त किए ही वापस आए। ऐसी बात नहीं थी कि लोगों को आशंका नहीं थी, लोगों को था कि गांधी वहां कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अंग्रेजी सरकार का जो रुख था उसको देख करके लोगों की समझ थी। और एक गुजराती कवि मेघना ने गांधी के जाने के पहले ये लिखा भी अपनी कविता में, इस आशंका को उन्होंने दर्ज भी किया, अपनी गीतों में उन्होंने उभारा भी कि छिल्लो कटोरो जहरनो आप पियो, आप पी आओ बापू, जाओ बापू जा तो रहे हो लेकिन फिर से एक कटोरा जहर पीकर ही तुमको आना होगा। ये आशंका थी लोगों में, गांधी भी इस बात से परिचित थे। खैर, गांधी दिसंबर 1931 में वापस आते हैं और वापस आने के बाद जो दृश्य उन्होंने देखा उसको देख करके वो चकित थे कि सरकार ने समझौता का पालन सरकार ने नहीं किया है। सरकार सारे समझौते को समाप्त कर देने पर उतारू है, सारे समझौते का दमन करने पर उतारू। गांधी अभी भी चाह रहे हैं कि सुलह का रास्ता बने। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से वो मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि सरकार ने दमन की योजना बना रखी है, पहले से ही बना रखी है। इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस का मसौदा तैयार रखा गया है और इसलिए वेलिंगटन ने गांधी जी से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब गांधी क्या करेंगे? दिसंबर 29, 30, 31 दिसंबर 1931 और 1 जनवरी 1932 को बंबई में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होती है। उसमें इस पूरे मसले पर विचार किया जाता है और फिर से यह तय किया जाता है कि हम पूर्ण स्वराज को लेकर के, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेकर के हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला चरण छेड़ा था, हम उसे फिर उसका दूसरा चरण शुरू करेंगे, हम फिर उसकी शुरुआत करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार भी पहले से ही तैयार थी और 4 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ होने के पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी दिन गवर्नर जनरल ने अपने 4 अध्यादेश जारी कर दिए। सभी प्रकार की देश की समितियां, कांग्रेस समितियां गैर कानूनी घोषित कर दी गई। एक तरह से नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो गई। व्यक्ति और संपत्ति दोनों नौकरशाहों के गिरवी हो गए। स्वाभाविक रूप से जनता में आक्रोश हुआ। उन्होंने प्रतिरोध फिर से आरंभ किए, आंदोलन गांवों तक गया। प्रभावी तरीके से लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया। कई स्थानों पर
सभाएं हुई, अहिंसक प्रदर्शन हुए, राष्ट्रीय दिवसों पर कार्यक्रमों का आयोजन व अन्य ऐसे तरीकों से अध्यादेशों की अवहेलना रोजमर्रा की बात हो गई। लेकिन वही जो मैंने पहले कहा कि हम अहिंसक रहे, प्रतिपक्ष अहिंसक नहीं था। सरकार ने इस अहिंसक आंदोलन का मुकाबला दमन से किया, यहां तक कि वेलिंगटन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि वह भारत का मुसोलिनी होता जा रहा है। व्यापक दमन किया गया। बिहार में कई जगहों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, कई लोग शहीद हुए। मैं इसी संदर्भ में मुंगेर जिला के अंतर्गत उस समय एक प्रखंड तारापुर की एक घटना विशेष की चर्चा करना चाहूंगा। 15 फरवरी 1932 ईस्वी को पुलिस की हिंसा में 34 लोग शहीद हुए। 34 पीपल were killed। एक अहिंसक प्रदर्शन का यह जवाब था। 34 लोगों पर गोलियां चलाई गई, उन लोगों पर गोलियां चलाई गई जिनके हाथ में लाठियां भी नहीं थी। कोई आधुनिक अस्त्र शस्त्र की बात तो छोड़ दीजिए, लाठियां तक नहीं थी, उन लोगों पर गोलियां चलाई गई और विधान परिषद में सवाल उठने पर एक मासूम सा जवाब मिलता है कि पुलिस पर आक्रमण किया गया। एनीवे, यह 15 फरवरी 1932 की घटना है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हम अध्यादेश का अहिंसक तरीके से अवहेलना करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का अर्थ तो यही था कि हम आपके कानून को नहीं मानते हैं, हम उसका उल्लंघन करेंगे, लेकिन साथ ही आप हमें गिरफ्तार करें, चूंकि हमने कानून को तोड़ा है। सत्याग्रह का मूल मंत्र तो यही था। इन लोगों ने तय किया, वहां के लोगों ने, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े लोगों ने तय किया कि तारापुर के थाना में हम 15 फरवरी 1932 को झंडा, देश का झंडा फहराएंगे। क्योंकि उस दिन पूरे देश में यह तय हुआ था कि 15 फरवरी 1932 को अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने का निर्णय हुआ था। उसी निर्णय के आलोक में यहां भी यह तय हुआ कि 15 फरवरी 1932 को तारापुर के थाने पर झंडा फहराया जाएगा। झंडा फहराने के लिए 5 युवकों का एक जत्था तैयार किया गया। इसमें शामिल थे मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, महावीर प्रसाद सिंह, परमानंद झा एवं कार्तिक मंडल। ये 5 राष्ट्रीय आंदोलन के सिपाही थे, युवा थे, कार्यकर्ता थे, जिन्होंने तय किया कि हम 5 जाएंगे और वहां परिसर में हम झंडा फहराएंगे। पहली बार थाना प्रवेश करने के प्रयास में इनको पुलिस अधीक्षक द्वारा पीछे कर दिया गया। जब दूसरी बार इन्होंने प्रयास किया तो निर्ममता पूर्वक लाठियों से प्रहार किया गया। फिर भी ये पीछे नहीं हटे, ये डटे रहे। एक अलौकिक आदर्श था इनके में, एक सपना था। और इस बार थाना से कुछ ही दूरी पर लेफ्ट साइड में डाक बंगला, जहां जिलाधिकारी पहले से ही आकर रुके हुए थे, मैं इस पर आऊंगा बाद में, जिलाधिकारी पहले से ही आकर रुके हुए थे, वो उधर से आते हैं और आते ही इन पर पुलिस बल को और बुला लिया जाता है, अतिरिक्त सैन्य बल को बुला लिया जाता है और आते ही कार्यकर्ताओं पर बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया जाता है। फिर क्या था? गोलियां चली, उन लोगों पर चली जो मैं बार बार कह रहा हूं कि लाठी भी नहीं था जिनके हाथ, जिनके पूरे संस्कार में हिंसा नहीं थी, उन पर गोलियां चली और कुल
राष्ट्रीय आंदोलन के 13 कार्यकर्ता मौके पर ही शहीद हो गए, जो अगल बगल के गांव से थे, जिनकी कोई शिक्षा नहीं थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, आम लोग थे। उनकी सिर्फ पूंजी इतनी ही थी कि अपने देश के प्रति एक अगाध प्रेम था, एक बेपनाह मोहब्बत था। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ भी पहचान नहीं थी, कुछ भी विशेषता नहीं थी। गोलियां चलाई, 13 लोग राष्ट्रीय कार्यकर्ता 13 मारे गए, शहीद हुए। और इसके अलावे उस अंग्रेजी सरकार की क्रूरता देखिए, पाशविकता देखिए। कई बार तो ऐसी सरकार को आधुनिक सरकार कहने पर बड़ी पीड़ा होती है कि कैसे आधुनिक कहा जाए। ये तो पुराने समय की सरकारों से भी बदतर है। 21 लोग ऐसे मारे गए जो सिर्फ भीड़ में इकट्ठा थे, जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। क्योंकि उस दिन हाट का समय था और तारापुर वास्तव में एक हाट ही होता था, एक छोटा सा हटिया वहां लगती थी, मार्केट एक छोटा सा जो साप्ताहिक लगता था। 21 लोग जिनका कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं मिला। आप इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि हिंसा की कार्रवाई कितनी व्यापक तौर पर अंग्रेजों के द्वारा की गई, मुंगेर प्रशासन के द्वारा की गई। 13 लोग मारे गए। इसमें जो कार्यकर्ता थे जिनका रिकॉर्ड्स है, विश्वनाथ सिंह जो बगल के छथार गांव के थे, महिपाल सिंह बगल के रामचुआ गांव के थे, शीतल चमार बगल के असरगंज बाजार के थे, सुकुल सोनार जो तारापुर के ही थे, सीता पासी जो तारापुर के थे, झोटी झा जो बगल के सतखरिया गांव के थे, सिंहेश्वर राजहंस जो बगल के बिहमा गांव के थे, बदरी मंडल जो बगल के धनपुरा गांव के थे, बसंत धानु जो बगल के लौड़िया गांव के थे। कोई शिक्षा दीक्षा नहीं, बस सिर्फ एक जुनून, और मारे गए। अभी भी जो मैंने वहां संवाद किया, बात करने की कोशिश की, लोगों तक मैं पहुंचा, तो अभी भी बगल में, तारापुर के बगल में एक महेशपुर गांव है, वहां एक घर है जहां अभी भी राष्ट्रीय झंडा हमेशा फहराया जाता है, लहरता रहता है उस गांव में। एक युवक जो कि वॉलंटियर के रूप में उसमें शामिल था जब झंडा दिवस मनाने की बात हुई थी, उसने अपने लोगों से कहा, वह बच गया था और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वह बचा था। जब गोलियां चल रही थी, वह लाशों के ढेर में जाकर के छुप गया और अंग्रेजी सरकार ने लाशों को, उस एविडेंस को मिटाने के लिए, लाशों को ठिकाना लगाने के लिए सारे के सारे लाशों को बोरिया में बंद करके बगल में सुल्तानगंज में गंगा जी में डुबो दिया। उसमें वह लड़का भी था जो जीवित था, सिर्फ बचने के लिए वह लाशों के बीच उसने अपने आप को छुपा रखा था। उसे भी गंगा जी में फेंक दिया गया। उसकी किस्मत 2 या 3 दिन के बाद वह बोरी कहीं किनारे लगी और वह जीवित निकला। आज भी उसके घर को लोग बलंतर के नाम से, वॉलंटियर शब्द का अपभ्रंश हो गया, वॉलंटियर शब्द लोग नहीं बोल पाते हैं, तो बलंतर का घर, बलंतर शहीद का घर, ऐसे नाम से उसको जाना जाता है। ऐसी घटना हुई, ऐसे लोग मारे गए। और जब विधान परिषद में माननीय सच्चिदानंद सिन्हा जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने, उन्होंने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब यह सवाल किया कि भाई कैसे निहत्थे पर सरकार ने गोलियां चलाई, तो सरकार का मासूम सा जवाब सुनिए। सरकार का मासूम सा जवाब सुनिए कि 4000 लोगों ने पुलिस थाने पर अटैक किया, आक्रमण किया। गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन बट टू फायर। सलाम साहब, ऐसी मासूमियत।
4,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। मैं तो दावे के साथ अभी भी कहता हूं कि वहां पर उस जगह पर 4,000 की भीड़ अभी भी इकट्ठा नहीं हो सकती। 4,000 की भीड़ इकट्ठा थी। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय तारापुर में पहले से ही कैंप कर रहे थे। कैंप क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि यहां सत्याग्रह होने वाला है, तभी तो वह आए थे। और जब आप आए थे तो आपके पास साहब ढेर सारे ऑप्शन थे। आप पूरे बाजार में 144 लागू कर सकते थे, कर्फ्यू लागू कर सकते थे, आंदोलनकारियों को, सत्याग्रहियों को पहले ही गिरफ्तार कर सकते थे। आपने कुछ भी नहीं किया इसमें। साहब आप चाहते तो 4,000 की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती क्या? और यदि हो भी गई तो उसे रोका जा सकता था। आपके पास ढेर सारे उपाय थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ मौका की तलाश में रहे कि एक बार हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएं और उसके बाद निर्ममता पूर्वक इसे कुचल दिया जाएगा, इसका दमन कर दिया जाएगा। हिंसा के गुमान में आप जी रहे थे और ये प्रायोजित हिंसा थी। टाला जा सकता था इसको, आपने टाला नहीं। ये टाला जा सकता था, ये प्रायोजित हिंसा थी। सरकार ने इस हिंसा को स्पॉन्सर किया और ऐसे लोग मारे गए, गांव के लोग, क्या आप कहेंगे उनको? क्या पढ़ा था उन्होंने? लास्की और बेंथम को उन्होंने पढ़ा था। अपने नेताओं को उन्होंने देखा और सुना भी नहीं होगा। आज की तरह व्हाट्सएप का जमाना भी नहीं था, सुना भी नहीं होगा। उनके अंदर तो बस एक प्रेम था कि वो अंग्रेज हमारा दुश्मन है, हम पर शासन कर रहा है, हम उसके गुलाम है, ठीक है हम बदला लेंगे, हम उसे भगाएंगे। जब भी मौका मिलता था, जहां भी मिलता था, ऐसे दीवाने, ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते थे। सरकार ने पूरे जानबूझकर, पूरी चेतना के साथ इस हिंसा का प्रयोग करते हुए इसका दमन किया। सरकार प्रायोजित इस क्रूर हिंसा में वैसे सरल और निष्कपट लोग मारे गए जो मातृभूमि की मुक्ति को ही अपना चरम लक्ष्य मानते थे और इसके लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए अर्पित थे। ये न तो गुटबंदी से जुड़े थे, न ही वर्गीय चेतना उनमें मौजूद थी। ये राष्ट्रीय नेताओं के आदर्शों और सिद्धांतों से भी बहुत हद तक परिचित नहीं थे। ये सिर्फ मातृभूमि से प्रेम करना जानते थे और इसे मुक्त करना चाहते थे। यह देशभक्ति की प्रेरणा ही तो सच्चा राष्ट्रवाद थी और ये ही लोग राष्ट्रीय आंदोलन के सच्चे सिपाही। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इनका समुचित स्थान आज भी अपेक्षित है। मैंने बिहार से उदाहरण दिए, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, पूरे भारत में सभी इलाके में भरे पड़े हैं। आप मध्य प्रदेश की ही चर्चा कर लीजिए। मध्य प्रदेश तो, यह पवित्र भूमि तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही। वहां भी नमक सत्याग्रह के दौरान कुछ स्वयंसेवक, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दिन भर उन्होंने घास काटा और उसके बाद वो सत्याग्रह में शामिल होने के लिए चले गए। गोलियां चला दी गई, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, दिन भर उनकी कमाई इतनी ही थी कि वो घास काट रहे थे। गोलियां चला दी गई। उसमें उन सत्याग्रहियों में औरत भी थी, मर्द भी थे, सब पर एक समान गोलियां चलाई। इस आधुनिक सरकार द्वारा, सभ्य समाज सरकार द्वारा, प्रजातांत्रिक सरकार द्वारा गोलियां चला दी, जिसमें गुंडोदाई, रैमाबाई, बेमाबाई और बिरजू गोंड ये शहीद हुए। फिर जब नमक सत्याग्रह के दौरान बैतूल जिला के वनवासियों ने भी सत्याग्रह किया, जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। हर जगह जंगलों में वनवासियों ने सत्याग्रह किया। वहां भी जब सत्याग्रह किया गया बैतूल में 1930 में गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, तो वहां भी प्रतिरोध हुआ।
और पुलिस की गोलियां चली, कोमागोंड घटना स्थल पर ही शहीद हुए। कौन थे ये लोग? 1942 में जब गोंडों ने आंदोलन में शिरकत की अपने सरदार विष्णु के नेतृत्व में, वहां भी उन्होंने गोलियां खाई और वीरसा गोंड शहीद हुए। तो ऐसे उदाहरण सिर्फ बिहार और मध्य प्रदेश में है ऐसे नहीं है, ऐसे उदाहरण पूरे देश भर में भरे पड़े हैं। हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के कैनवास को और बड़ा करना होगा और सर्वसमावेशी बनाना होगा। हमें सिर्फ नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं देखना है, आम लोगों के परिप्रेक्ष्य से इसे देखना भी होगा और इसे समझना भी होगा, इसे महसूस भी करना होगा। हमें उस भाव का अध्ययन करना है, पारंपरिक देशभक्ति की उस चेतना को पकड़ना होगा जिसके वशीभूत भारत माता के जय घोष मात्र से आम भारतीयों ने प्राणोत्सर्ग तक अपने किया। अभी जो उदाहरण दिए गए वो आंशिक हैं, बहुत अंश मात्र है, वो एक रेफरेंस के तौर पर दिया गया। हमें राष्ट्रीय आंदोलन को, और मैडम ने अपने शुरुआती भाषण में ही इस ओर इशारा किया कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन को उस दिशा में केंद्रित करना होगा। याद रहे, जब तक आम लोगों की शहादत, आम लोगों का त्याग, आम लोगों के बलिदान की कहानी आम भाषा में नैसर्गिक रूप से हमारे सामने नहीं आती हैं, तब तक राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन आदि किताबों के मुहावरे ही बने रहेंगे, आम लोगों के सरोकारों का विषय नहीं हो पाएगा। तब तक हम आम लोगों में अपने राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत को नहीं समझा पाएंगे, आम लोगों में वह चेतना नहीं बनेगी। फिर क्या वो सारी बातें, राष्ट्र निर्माण और वो ये सारी बातें एक सैद्धांतिक, एक स्लोगन बन करके रह जाएगा, एक नारा बन करके रह जाएगा। इसलिए जैसा कि मैडम ने कहा, मैं पुनः अपनी आदरपूर्वक सहमति जताते हुए उसी बात को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयास दोनों संस्थाओं के द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर किया गया, निस्संदेह यह मील का पत्थर साबित होगा। हमें ऐसे ही उदाहरणों को ढूंढना है, हमें ऐसे ही अपने शोध की दिशा को आगे बढ़ाना है, जहां ऐसे लोगों को हम अध्ययन का विषय बना पाए, राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत को हम आम लोगों तक पहुंचाएं, आम घरों तक पहुंचाएं, गांवों तक पहुंचाएं, सबको अपने देश के प्रति समझ हो, सबको लोगों के त्याग की कहानी पता हो और यह पता हो कि आजादी ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। आजादी ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, इसकी कीमत चुकाई गई है, ये बताना पड़ेगा आम लोगों को। तभी राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर आएगी, तभी उस आधार पर हम आगे राष्ट्र निर्माण की भी बात कर पाएंगे, हम अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त कर पाएंगे और वैसा करने में हम सफल भी होंगे। यही उन संघर्ष वीरों और शहीदों को आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वास्तव में मैं मैडम की बात को फिर से उधार लेता हूं, वास्तव में अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता भी सिद्ध होगी। उन गुमनाम शहीदों को मेरा नमन, उनके शहादत को नमन, उनके राष्ट्र के प्रति बेमिसाल मोहब्बत को नमन, उनके शौर्य को नमन, उनके पराक्रम को नमन। बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार हेरिटेज सोसाइटी का पुनः मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैडम कुलपति के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार फिर मैं सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत झा साहब, आपने अपने यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य में बिहार ग्रामीण क्षेत्र से जो
स्वतंत्रता संग्राम में वीर शहीद हुए हैं, उनकी एक व्यापक रूपरेखा हम सभी के मध्य में रखी। मैं समझता हूँ इस मंच के माध्यम से ऐसे गुमनाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिनको आज आम जनमानस नहीं पहचानता है। निश्चित रूप से आपकी यह बात विश्वविद्यालय और हेरिटेज सोसाइटी दोनों संयुक्त रूप से मिलकर प्रकाशन करके आम जनमानस के मध्य इन वीर सेनानियों को याद करेंगे। अब मैं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा के लिए डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन का निर्वहन करें। डॉक्टर द्विवेदी जी। धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार दुबे साहब। आज के आज़ादी की अमृत महोत्सव के प्रोग्राम 2 में इस कड़ी में आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब को जब हम सभी लोग सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने शरीर का एक एक रोमा जो है बहुत ही रोमांचित हो जा रहा था, रोमा बहुत ही उत्तेजित हो जा रहा था। और आपके जो व्याख्यान आज का रहा डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब, तो पूरे एक समय ऐसा महसूस हुआ मुझे कि संगीतमय लग रहा है, धारा प्रवाह सुन रहे हैं आपकी बातों को, और मन नहीं कर रहा था कि आपकी बात को हम लोग बीच में रोके टोके। ऐसा मन कर रहा है कि घंटों सुनते रहें। जिस तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना के तहत ग्रामीण बिहार की क्या भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आप हर उस चीज को बताए, और कैसे अभी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण में और इतिहास लेखन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र देशभक्ति की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इस अवधारणा को आपने कैसे प्रतिपादित किया और बताया, और कैसे हमारा ग्रामीण बिहार का स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्रेमी या वह युवक ग्रामीण लोग किस तरह से हमारे संस्कार में, उनके संस्कार में पूरी तरह से अहिंसा की भावना थी, फिर भी अंग्रेजों ने किस तरह से हिंसक भावना के साथ उनके ऊपर अत्याचारी दमनकारी नीतियों का पालन किया। और इस तरह से हम सब देखते हैं कि प्रारंभ में पूरी व्याख्यान क्रम में आपने बड़े अच्छे से बताया कि प्रारंभ में भले ही हम असंगठित थे, लेकिन धीरे धीरे संगठन की भावना भी हमारे अंदर आई। वैसी स्थिति में भी असंगठित होकर भी ग्रामीण बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, आपने बहुत ही विस्तार से आज के अमृत महोत्सव के प्रोग्राम 2 के इस व्याख्यान में आपने अपनी बातों को रखा, और इस विषय पर आपने बहुत विशेष जोर दिया कि हम लोगों को अभिलेखागार के डॉक्यूमेंट्स का, पुलिस रिपोर्ट के उसके प्रतिलिपि, उसके पुलिस रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें आज भी जनमानस में जाने की जरूरत है, और उन क्षेत्रों में क्या लोकोक्तियां हैं, क्या लोक कथाएं हैं, क्या लोग उनके अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनके हर घरों में स्वतंत्रता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले उनके दादा परदादा ने किस तरह के काम किए, उनके घरों में बहुत सारी चीजें वैसी चीज है जो अभिलेखागार में और पुलिस रिपोर्ट की डायरी में अंकन नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। तभी अभी हम अपने जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे, उनके ऊपर अच्छे से शोध कार्य करके, उसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करके, और आम सभी लोगों तक उनके योगदानों को प्रचारित करके, प्रसारित करके, उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत करा के, जब तक यह कार्य हम संपादित नहीं करेंगे तब तक उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, उन विभूतियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं रहेगी। तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी जब यह कार्य हम लोग करने में सफल होंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दोनों संस्थानों के तरफ से, डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब का, कि उन्होंने हमारे नम्र निवेदन को बहुत ही कम समय में, आपके जैसे उदार व्यक्तित्व के धनी विद्वान आदमी बहुत कम ही है हमारे समाज में जो इस तरह की भावना के साथ और इस तरह की राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ हमारे इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारा निवेदन को स्वीकार किया, और अमृत महोत्सव, आज़ादी की अमृत महोत्सव की द्वितीय श्रृंखला में प्रोग्राम 2 में
आपने इस अमूल्य और काफ़ी शोधपरक व्याख्यान आपके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके शोध प्राप्त होते ही हम सभी पूरी प्रकाशन के माध्यम से जन जन तक उसको लेके जाएंगे। और हमारी दोनों संस्थाओं की जो इच्छा है और माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम की जो दृढ़ निश्चय है कि कैसे हम इस राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे हम सबको भागीदार बनाएं, उन सभी संस्थाओं को साथ लेके चले, उन सभी जिलों को, राज्यों को, सभी परिवारों को साथ लेके चलें, क्योंकि जब तक जन जन तक हम उसको लेके नहीं जाएंगे तब तक यह उत्सव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 75वीं वर्षगांठ हम अच्छे से नहीं मना पाएंगे। उन सभी की योगदान और सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। इसको हम तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जहां से भी जुड़ रहे थे, जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे, पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे और उनमें एक नवीन चेतना का संचार हुआ होगा और राष्ट्र प्रेम के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनकी एक नवीन भावना जागृत हुई होगी। मुझे पूरा उम्मीद है। हम सभी आभारी हैं अपने सभी दर्शकों के प्रति, विशेष रूप से आदरणीय माननीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम का, कि हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करती रहती हैं, संदेश देते रहती हैं कि आप लोग इस मुहिम में अधिक से अधिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक विद्वानों को जोड़ें, तभी यह मुहिम हमारा सफल होगा। और हम इस उत्सव को मैडम के प्रति मैं व्यक्तिगत तौर से भी और अपने सभी दोनों संस्थानों के प्रति से की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, चाहे डीन साहब प्रोफेसर डी के वर्मा साहब हों, रजिस्ट्रार साहब हो जाए, या सभी दोनों संस्थाओं और लगातार सहयोग देने वाले टेक्निकल विंग हमारे हो जाए, डॉक्टर अजय दुबे साहब हो जाए, सभी लोगों का लगातार सहयोग के कारण ही यह जो श्रृंखला है आज़ादी का अमृत महोत्सव इस मुकाम तक पहुंचा है। और बहुत ही मुझे व्यक्तिगत तौर से यह प्रसन्नता हो रही है, दोनों संस्थाओं की तरफ से प्रसन्नता हो रही है कि बहुत ही कम समय में यह प्रोग्राम, यह अभियान हमारा काफी दूर तक पहुंचा है। यह बहुत प्रसारित होता है। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत के लोग इस मुहिम में हम सभी को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इसी कारण से इसका इतना विस्तार हो पाया है। मैं पुनः आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कई इस तरह के आयोजन हम लोग करेंगे। आपसे हमारा व्यक्तिगत निवेदन रहेगा कि आप इसी तरह से, इसी सहजता के साथ हमारी विनम्रता को हमेशा स्वीकार करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु कुमार झा साहब। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनंत आशुतोष जी द्विवेदी जी भाई साहब आपका, आपने अपने उद्गार प्रकट किए धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से। अब मैं कार्यक्रम के समापन हेतु हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू इंदौर की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम से आग्रह करता हूं कि अगर उनकी अनुमति हो तो हम इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा कर सकें। तो यहाँ पर यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त किया जाता है। अगले कार्यक्रम की सूचना आपको अतिशीघ्र प्रदान की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद।